ओके स्टूडेंट्स, अब हम कवर करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सही है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो किस्म की हो सकती है। जरा गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर समझ नहीं भी आती कोई मसला नहीं है, ये चीज मैं आपको रिपीट कराऊंगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो किस्म की हो सकती है। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रॉफिट अर्न तो करती हैं, जो कि बिजनेस तो कर रही होती हैं, जो कि बिजनेस अर्न करके प्रॉफिट तो अर्न कर रही होती हैं, लेकिन प्रॉफिट पर्सनल यूज में नहीं लेके चली जाती, या उसके प्रॉफिट को ओनर नहीं डिसाइड करता कि उस प्रॉफिट का क्या करना है, बल्कि वो प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाता है। प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाता है। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि बिजनेस तो कर रही है, जो कि प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, जो कि बिजनेस में प्रॉफिट तो कमा रही है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो ओनर डिसाइड नहीं करता कि उसका क्या होना चाहिए, बल्कि वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाता है, ताकि बिजनेस का जो एक्चुअल पर्पस है, चाहे लोगों को एडुकेट करना, लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, या कोई भी XYZ रीजन, वो फुलफिल हो सके। सही है। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि बिजनेस नहीं कर रही होती। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो बिजनेस नहीं कर रही होती है, जो प्रॉफिट नहीं कमा रही होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है। सही है। वहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। तो सर यहां की एक एग्जांपल दें, यहां की एक एग्जांपल दें। पहले यहां की एग्जांपल देखो। आप गए आप गए अवारी टावर। अवारी टावर गए, आपने कहा यार कि मुझे जो है वो स्विमिंग की सर्विस चाहिए, मुझे जो है वो वार्म बाथ की सर्विस चाहिए, मुझे हॉट टब की सर्विस चाहिए। हॉट टब में सोना और जैक्यूजी आ जाता है, और वार्म स्विमिंग पूल जो होता है ना उसकी सर्विस चाहिए। ठीक है। मुझे जो है लॉकर रूम चाहिए, मुझे शावर सर्विस चाहिए, और इसके अलावा मुझे ना इंडोर गेम्स की सर्विस चाहिए। तो आपको पूरा पैकेज बना के दिया गया। आपको सर वेरी गुड, कोई मसला नहीं है, साल के जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो समझ लें आपके पास है 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए की है, ज्यादा हो गया, नहीं चलो 10 लाख रुपए की है। ठीक है। 10 लाख रुपए की है कि अभी आप अपफ्रंट जो है वो 5 लाख रुपए दे दें, 5 लाख रुपए आप 6 महीने के बाद दे दीजिएगा। आपने बोला सॉरी मैं घर जाके नहा लूंगा। इसका मतलब ये है कि पहले आप हवाई टावर गए थे, वहां पे आपको सर्विसेज दी जा रही थी, और वो सर्विसेज के बदले में आपसे जो पैसे लिए जाते, उन पैसों से जो भी प्रॉफिट निकलता वो ओनर्स की जेब में जाता। आप रास्ते से जा रहे थे, कश्मीर रोड पे आपको दिखा KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहां पे लिखा हुआ था यहाँ पे भी स्विमिंग पूल मौजूद है, सोना जैक्यूजी वगैरह सब मौजूद है, हॉट हॉट बार मौजूद है, हॉट टब मौजूद है। तो वहां पे आप गए अंदर, उस आपने बोला कि यार मुझे सर्विसेज चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करें कि आप जो है ना सब्सक्रिप्शन ले लें। आपने अप फ्रंट जो है 20,000 रुपए देने, फिर हर महीने आपको 3,000 रुपए देने होंगे। यू लाइक हैं? तो उसने बोला जी। तो उसने बोला कि यार आप इतने कम पैसे चार्ज कर रहे हो, आप इतने कम पैसे चार्ज कर रहे हो, तो आप लोग कमाते क्या होगे? उसने बोला देखें, हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उस रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। जो भी हमारे लोग काम कर रहे होते हैं, स्टाफ मेंबर, सफाई वाले, मेंटेनेंस वाले, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पैसे बचते हैं ना, उसको हम कहते हैं सरप्लस। जो प्रॉफिट बचता है उसको कहते हैं सरप्लस, और वो सरप्लस बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाता है, ताकि बिजनेस के जो बड़े बड़े खर्चे हैं या मसले मसाइल हैं, या जो चीजें मौजूद नहीं है ना, हम बिजनेस में प्रोवाइड करें। सही है। तो हमें प्रॉफिट की जरूरत नहीं पड़ती, हम सब सैलरी पे काम कर रहे होते हैं। तो ये एग्जांपल है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे आप लोगों का जो जो मेन पर्पस है ना, वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो मेन पर्पस ये है कि जो लोग स्विमिंग करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत हॉट टब यूज करना चाहते हैं, हॉट बाथ यूज करना चाहते हैं, तो उनको वो सर्विसेज सस्ते में मिले, और जो फिर भी छोटा मोटा प्रॉफिट बचता है चिल्लर जैसा, वो बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाए। तो सर और कोई सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इनके कमाने के? हाँ है। ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये अलग अलग जो ना कैंपेन्स चला रहे होते हैं, स्पॉन्सरशिप पकड़ रहे होते हैं कि इनके पास ना प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाए। जब ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा तो ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, और ज्यादा वेलफेयर के लिए काम हो रहा होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस कर रही होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस नहीं कर रही होती है। यहाँ पे बिजनेस नहीं होता, यहाँ पे एक हाथ से कोई सर्विसेज देकर एक हाथ से पैसे नहीं लिए जा रहे होते, यहाँ पे टू वे कंसिडरेशन नहीं होती। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दूंगा मैं। पहले एग्जांपल, जब ईदी साहब जिंदा थे, हयात थे, तो वो क्या करते थे, अपने घर के बाहर निकलते थे, उनके हाथ में एक मोटी सी पैसों की गड्डी होती थी, जिसमें 5,000 का नोट भी होता था, 10 रुपए का नोट भी होता था। तो लोग आते थे उनकी तरफ, और कोई 500 रुपए हाथ में रख देता था, कोई 1,000 रुपए, कोई 5,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ, जिसने 5,000 रुपए हाथ में रखे, कि उन्होंने 5,000 रुपए हाथ में रखे, तो ईदी साहब ने बोला यार आपने तो मुझे पैसे दिए हैं, बदले में मैं आपको जो है ना वो कंसिडरेशन के तौर पे मैं क्या करूंगा कि आपको जो है फला सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा।
सही है, मैं आपको ना क्लीनिंग स्टाफ भेज दूंगा जो कि आपके घर में 1 महीना काम कर लेगा। ऐसा तो कुछ नहीं किया, ईदी साहब ने बस पैसे ले लिए, ये तो वन वे कंसिडरेशन है, दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज नॉट अ बिजनेस, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल दस्तरखान की एक बंदा आया, सिराने के दस्तरखान पे बैठा, उसने खाना खाया और दुआ दी और चले गया। सही है, उसने दुआ दी सेठ को कि सेठ जो है शतरमुर्ग खिला रहा है। तो अब सेठ ने क्या किया, आपको खाना दिया लेकिन बदले में आपसे पैसे नहीं लिए। एक एग्जांपल में एनजीओ आपसे पैसे ले रही है, एक एग्जांपल में एनजीओ आपसे पैसे नहीं ले रही है, आपको सर्विसेज दे रही है। तो सर वो सर्विसेज कैसे दे रही है, कि लोगों ने आपको पैसे दिए थे। तो यहाँ पे टू वे कंसिडरेशन होती है, बिजनेस नहीं हो रहा होता है कि तुम्हें प्रोडक्ट सेल करूं तो प्रोडक्ट के बदले में। ईदी में एक जगह ईदी साहब ये भी कर रहे होते थे और एक जगह आपके पास ईदी की एम्बुलेंस सर्विस भी है। ईदी की एम्बुलेंस सर्विस इस वाली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती है कि ये बिजनेस एक्टिविटी कर रही होती है, ये एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करती है, बदले में पैसे चार्ज कर रही होती है, लेकिन बाकी एम्बुलेंस सर्विस से ये सस्ती होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही है। बिजनेस एक्टिविटी में टू वे कंसिडरेशन होती है, गिव एंड टेक होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, गिव एंड टेक नहीं होता, कंसिडरेशन टू वे नहीं होती है। आई होप बात समझ आ गई। दोनों ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास ये 4 कैटेगरीज होती है। नंबर 1 पब्लिक सेक्टर, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर, नंबर 3 क्लब्स एंड सोसाइटीज, नंबर 4 कोऑपरेटिव्स। नंबर 1 पब्लिक सेक्टर, नंबर 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 क्लब्स एंड सोसाइटीज, नंबर 4 कोऑपरेटिव्स। सही है। अब मैं आपको चारों की एग्जांपल देता हूं। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट चैनल से होती है। भाई मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे गया और मैंने उससे कहा कि यार आप ये जो इतना फलाह बहबूद का काम कर रहे हो, आपको फंडिंग कहां से आती है? उन्होंने बोला यार गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को जो ना पैसे मिल रहे होते हैं। तो आपने बोला अच्छा आप गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो? बिल्कुल बराबर में आपने कहा, आपने बोला तुम इतना वेलफेयर का काम कर रहे होते हो, तुम्हारी फंडिंग कहां से? उसने बोला हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं, हमें फला फला बिजनेस स्पॉन्सर करता है, इसके अलावा हम लोगों को जनरल पब्लिक जो ना चैरिटी, ज़कात, खैरात, डोनेशन वगैरह दे रही होती है। तो बोला अच्छा तुम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तुम एनजीओ हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लब्स एंड सोसाइटीज, क्लब्स एंड सोसाइटीज में जो कॉमन वर्ड है ना वो है कॉमन इंटरेस्ट, कि यहाँ पे लोगों को खींचा जाता है उनके कॉमन इंटरेस्ट की बेसिस पे। जैसे कि कल मैं अपने बेटे को लेके गया ताइस कराटे सेंटर जो कि नुमाइश चौरंगी पर, ठीक है। अब ताइस कराटे सेंटर में जब मैंने फीस स्ट्रक्चर देखा ना तो पर मंथ 1,500 रुपए, इट्स पीनट्स। आज की इस इकोनॉमी में 1,500 रुपए इट्स पीनट्स। मैं किसी जो है प्राइवेट इदारे में लेके जाता तो वहां पे जो है वो पैसे जो चार्ज कर रहे होते हैं वो पर मंथ में भी कोई 5-6 हजार रुपए चार्ज कर रहे होते हैं, या समर कैंप खोल देते एक साथ 8, 9, 10, 11 हजार रुपए चार्ज कर लेते हैं। सही है। तो यहाँ पे क्या होता है कॉमन इंटरेस्ट के, अगर आपने कराटे करने हैं, आपने स्विमिंग करनी है, आपने इंडोर गेम्स खेलने, कुछ लोगों को स्क्वाश खेलने का शौक होता है, सही है, कुछ लोगों को टेबल टेनिस खेलने का शौक होता है, कुछ लोग जो है वो हॉट बाथ की तरफ जा रहे होते हैं, सोना जैक्यूजी, या इसके अलावा जो है कुछ लोग जो है वो फिटनेस फ्रीक होते हैं, जिम वगैरह जाना चाहते हैं। तो आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हो जो कि प्रॉफिट अर्न कर रही है, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप क्या जा सकते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी जा सकते हो। तो कॉमन इंटरेस्ट, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि मैं अवारी टावर गया तो मुझे बहुत महंगी सब्सक्रिप्शन मिली, तो मैं कहाँ चले गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो कैटेगरी है वो है क्लब्स एंड सोसाइटीज। क्लब्स एंड सोसाइटीज आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, जैसे गोल्फ खेलने की सर्विस, क्रिकेट की सर्विस, कुछ गवर्नमेंट की जो है ना वो होती हैं लीग्स होती हैं, कुछ सॉरी गवर्नमेंट की बोल रहा हूँ, कुछ जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की लीग्स होती हैं जहाँ पे स्पॉन्सर्स के थ्रू जनरल पब्लिक से फंड कलेक्ट करके क्या होता है पैसे अरेंज किए जाते हैं, और वहां पे जो बेचारे गरीब लड़के होते हैं ना वो अपनी टीम बनाते हैं, उनको किट वगैरह मिल जाती है, उनको जो है वो इक्विपमेंट वगैरह मिल जाता है खेलने के लिए। जो प्राइवेट वाले होते हैं उनके डिफेंस वगैरह में जो क्लब्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, शशके वाले होते हैं, वो खुद पैसे दे रहे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्लब्स एंड सोसाइटीज। आई होप बात समझ आ गई हो, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव में जो आपके पास जो है टर्म है these are association of person usually limited means who voluntarily come to achieve a common economic and through formation of controlled business making कहाँ गया, come हाँ voluntarily come together to achieve a common economic end। यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन इकोनॉमिक एंड यानी कि सबकी कॉमन नीड होती है। जैसे लेट्स सपोज एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, समझना एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे 2000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। उन 2000 एम्प्लॉइज में से
25-30 ने इनिशिएटिव लिया कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एम्प्लॉइज को वेलफेयर का उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम एक कोऑपरेटिव स्टार्ट कर लेते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लेट्स सपोज ए लिमिटेड, सही है। तो उन्होंने कहा कि हम बना लेते हैं ACHS या ACS, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी या ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब यहाँ पे जो ए के एम्प्लॉइज है ना, उनके लिए फंड्स को पूल करना शुरू किया। बोला हर एम्प्लॉय क्या करेगा कि अपने महीने की जो सैलरी होती है ना उसका 10% यहाँ पे पूल करेगा। कि किसी की सैलरी 50,000 रुपए थी वो 5,000 रुपए डालता, किसी की लाख रुपए थी 10,000 डालता, किसी की 2 लाख थी वो डालता 20,000 रुपए। इस तरीके से आपके पास हर महीने जो बड़ी अमाउंट जमा हो जाती है। लेट्स सपोज आपके पास जमा हो रही है हर महीने 10 लाख रुपए। अब वो 10 लाख रुपए आप क्या करते हो, इन्वेस्ट कर देते हो। आप इन्वेस्ट कर देते हो, गोल्ड परचेज कर लेते हो, आप स्टॉक परचेज कर लेते हो। अब आपको पता चल रहा है गोल्ड के पैसे बढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज आपने पिछले 5 महीनों में इन्वेस्ट किए थे 50 लाख रुपए गोल्ड में। अब जो टोटल गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 75 लाख रुपए का। तो इसका मतलब ये है कि आपके पैसे 25 लाख रुपए से बढ़ गए, सही है। अगर बंदा अकेला ये काम करने जाता ना तो पूरी जिंदगी गुजर जाती, वो 50 का 75 नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे सिनर्जी क्रिएट हो गई, सबके पैसे जमा करके या स्टॉक परचेज किया, तो स्टॉक जो आप लोगों ने 50 लाख का परचेज किया था वो 60 लाख का हो गया, 10 लाख का आपको फायदा हो गया। जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे थे ना, इस पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा बनता है। और ये हलाल तरीका है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर किसी को जरूरत पड़ती है या किसी को बिजनेस स्टार्ट करना होता है, किसी को शादी करनी होती है अपनी बेटी की, या किसी को अपने बेटी को पढ़ाई के लिए बाहर मुल्क भेजना होता है, तो यहाँ पे एक दूसरे को के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, हेंस कोऑपरेटिव्स, सही है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, क्लब्स एंड सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव्स। तो ये आपके पास क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। इसके मैंने कल की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है, आज की मैंने पहला पार्ट शेयर कर दिया, दूसरा तीसरा मैं इंशाल्लाह भी फौरन से ही शेयर कर दूंगा। एक तो अभी कन्वर्ट भी हो गया। लास्ट, लॉज गवर्निंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए यहाँ पे कुछ बातें आपको पता है, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली लाइन में पहली बात लिखी है कि लॉज और रेगुलेशन जो है वो बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सर ये बात हमें पता है। लॉज एंड रेगुलेशंस अफेक्टिंग एन एंटिटी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर न्यू लॉज एंड रेगुलेशन इन द फ्यूचर हैज एन इंपैक्ट ऑन हाउ बिजनेस ऑपरेट। एग्जिस्टिंग लॉज जो होते हैं, एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस जो होती हैं, वो बिजनेस के एग्जिस्टिंग डिसीजन मेकिंग को चेंज कर रही होती है, और फ्यूचर के जो लॉज और रेगुलेशंस होते हैं वो फ्यूचर ऑपरेशंस को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं, सही है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि हमें ये बात भी पता है कि लॉज और रेगुलेशन कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंटरनेशनल रेगुलेशंस होते हैं जो कि अक्रॉस हर जगह सेम होते हैं ताकि बिजनेस को ग्लोबलाइज किया जा सके। जैसे कि बैंकिंग लॉ, भाई बैंकिंग लॉ पूरी दुनिया में मोर और लेस एक जैसा ही है, क्योंकि अगर बैंकिंग लॉ अलग अलग होते तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे होती। भाई देखो मैं एक मुल्क में बैठा हूँ, सामने बंदा एक मुल्क में बैठा है, वो मुझ पर भरोसा नहीं करता, मैं उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसका बैंक मेरे वाले बैंक को जानता है क्योंकि दोनों के लॉज सेम है, दोनों की इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही होती है। तो यहाँ मेरा बैंक मेरी गवाही देगा, उसका बैंक उसकी गवाही देगा, और दोनों बैंक आपस में डील कर रहे होंगे। अगर बैंक के कानून सेम नहीं होंगे तो इंटरनेशनल लॉ गया पानी में, सही है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास के लिखा हुआ है दूसरी लाइन में कि लॉज और रेगुलेशन कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रेगुलेशंस जो है वो कुछ सेम होती हैं ताकि बिजनेस ग्लोबलाइज हो सके। तीसरी बात में लिखा हुआ है कि बिजनेस में आप जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हो ना, उसमें आप लीगल मैटर्स को भी कंसिडर कर रहे होते हो। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी हुई है। पॉइंट नंबर 1 कि जब आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो आप क्या करोगे, टैक्स सिस्टम को जरा कंसिडर करोगे कि अगर आप एक बड़ा डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन का मतलब क्या, 3 साल या उससे ज्यादा का इंपैक्ट होगा, अगर आप टैक्स को अकाउंट फॉर नहीं करते, टैक्स सिस्टम को अकाउंट फॉर नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स सिस्टम को आपने कंसिडर करना है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन का पार्ट है और ये लीगैलिटी का पार्ट है। दूसरा, तो यहाँ पे एक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है कि आपने एम्प्लॉय लेजिस्लेशन को देखना है। अगर आपने एम्प्लॉय लेजिस्लेशन को नहीं देखा ना तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। फिर लास्ट में आपने हेल्थ और सेफ्टी लेजिस्लेशन को देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करूं तो पहली बात में ये पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास लॉज और रेगुलेशंस होते हैं वो बिजनेस के एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लॉ जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन कुछ लॉज जो है वो इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज कर दिए जाते हैं ताकि बिजनेस फ्लरिश हो सके। लास्ट में लिखा हुआ है कि जो ना स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते वक्त ना आप लीगैलिटी को कंसिडर कर रहे होते हो। तो यहाँ पे 3 बातें लिखी है। आप टैक्स सिस्टम को कंसिडर करते हो,
सही है, ये भी लीगल का पार्ट है। आप जो ना एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन को कंसिडर कर रहे होते हो, ये भी लीगैलिटी का पार्ट है। और आप एनवायरमेंट और सेफ्टी लेजिस्लेशन को भी क्या कर रहे होते हो, कंसिडर कर रहे होते हो। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कंपनी लॉ और पार्टनरशिप लॉ। कंपनी लॉ में क्या क्या बातें लिखी हुई है? पहली बात लिखी हुई है कि कंपनी लॉ क्या करता है, आपको बता रहा होता है कंपनी कैसे स्टार्ट करनी है, कंपनी को कैसे लेके चलना है, कंपनी के अगर आपने कोई चीजें चेंज करनी है छोटी से बड़ी लेवल की, वो कैसे चेंज की जाती है, कंपनी को किस तरीके से एंड करना है, कंपनी में हर स्टेक होल्डर की राइट्स और ड्यूटीज, ओनर की राइट्स और ड्यूटीज यानी कि शेयर होल्डर्स की, सही है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की राइट्स और ड्यूटीज, इसके अलावा एम्प्लॉयज की राइट्स और ड्यूटीज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट से उनकी राइट्स और ड्यूटीज, चेंजेस, अमेंडमेंट्स, ऐड, लेस चीजों को कैसे करना है, ये सारी चीजें लिखी होती है। सही है। कंपनी लॉ जो है वो कहलाता है कंपनीज एक्ट 2017 और ये लिखा जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। सही है। और यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंपनीज एक्ट के साथ जो रेलेवेंट लॉज होते हैं ना, वो भी आपसे फॉलो करवा रहा होता है। बस ये बात लिखी हुई है। पार्टनरशिप लॉ को हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट में लिखा जाता है कि भाई रजिस्ट्रेशन के और डिसोल्यूशन के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, राइट्स और ड्यूटीज क्या है पार्टनर की राइट्स और ड्यूटीज दूसरे पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। बस ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। किसी का कोई सवाल तो पूछ लें। इसकी वजह सर कंपनीज लॉ सबके लिए एक जैसा होता है, नेशनल इंटरनेशनल नहीं, कंपनी लॉ थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा होता है। सही है। लेकिन बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस लॉ और बहुत सारे जो ट्रेडिंग के लॉज होते हैं ना, वो ट्रांसपोर्टेशन लॉ एक जैसे होते हैं। सही है। दैट्स इट। चल, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।